हाय गाइस, साहिल हेयर। तो आज मैं अपने क्लासरूम में हूँ यूनिवर्सिटी की। तो आज मेरे पूरे दिन क्लासेस थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग भी सही है और बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ठीक आ जाता है। तो जब से मैंने लास्ट वीडियो डाली अपने वीज़ा रिजेक्शन के लिए कि कौन कौन से रीज़न से वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो तब से मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमको। क्योंकि एजेंट्स का क्या होता है कि उनको अपना कमीशन होता है और उनके पास इतने सारे बच्चे होते हैं कि वो सब पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और वो एकदम से आपको इंस्टेंट बोलते हैं कि हमें तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो और हमारे लिए, क्योंकि हम एज अ कंज्यूमर या फिर एज अ कस्टमर, हमको एकदम से सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपको यूके वीज़ा अप्लाई करना है। तो उसकी हम स्टार्टिंग से बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। तो अगर पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो पहले डॉक्यूमेंट आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट आते हैं जो वीज़ा के लिए चाहिए आपको। आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आप अंडर ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो, और अगर आप पोस्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 10th की, 12th की और अपनी यूजी की जो भी आपने अंडर ग्रेजुएशन करी है उसकी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। आपकी सारी सेमेस्टर वाइज आपके पास जो उनके सेमेस्टर का रिजल्ट होता है कि मार्कशीट सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अगर आप बीटेक वगैरह कर रहे हो तो 10 सेमेस्टर तक की आपके पास या 8 सेमेस्टर तक की आपके पास सारी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और आपको एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट या कंसोलिडेटेड डिग्री भी चाहिए अदर देन की सारी रैंडम मार्कशीट्स की। अगर आप सिर्फ 6 मार्कशीट या 8 मार्कशीट दे रहे हो, उसके अलावा उनको डिग्री भी चाहिए ताकि वो आपका फाइनल CGPA स्कोर देख पाए, या फिर एज आपका यूनिवर्सिटी का प्रूफ हो कि आपने ये वाली डिग्री कंप्लीट कर ली है और आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। तो ये एक मेजर आपके ये एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट में आपके 3 चीज़ें मेजर हैं कि आपने जितना भी आज तक स्टडी करा है उन सब का प्रूफ आप अपने इमिग्रेशन ऑफिस को या अपने वीज़ा फाइल में लगा रहे हो। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट आता है जो है कि आपका इंग्लिश रिक्वायरमेंट टेस्ट। ऑल्दो अब ये इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्योंकि कोविड की वजह से भी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने आपको मतलब रिलैक्सेशन दे दी है कि अगर आपकी इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं +2 में, या अगर आपने एक डिग्री है जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट करी है, तो वो सारी चीज़ें अब कम होती जा रही हैं, रिलैक्सेशन मिल रही है लोगों को। लेकिन अगर आपका कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी को नहीं चाहिए लेकिन वीज़ा ऑफिसर को चाहिए या आपके होम ऑफिस को चाहिए, तो उन लोगों के लिए आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट दिखाना पड़ता है। तो उसका मतलब IELTS भी एक सोर्स है, PTE है, या आजकल जो डुओलिंगो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मोर और लेस सब में 6.5 स्कोर चाहिए। ये सेफ स्कोर है 6.5 और 6 ईच, लेकिन कई यूनिवर्सिटी 6 में भी एक्सेप्ट कर लेती है, या फिर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट 7.5 होती है। तो वो सब भी आपको देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है और आप क्या फॉलो करवा रहे हो। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ वीज़ा में, वो है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़, कैश जिसको बोलते हैं। तो अगर आप यूके में अप्लाई कर रहे हो तो आपका कैश एक मेजर डॉक्यूमेंट है जहाँ पे वो आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी, और उस कैश डॉक्यूमेंट में आपका कितना टर्म टाइम है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप कहाँ पे कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी है, आप कितने टाइम के लिए यूके में रहोगे, कितने साल का कोर्स है, आपके कोर्स से सारे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी होम ऑफिस के क्वेश्चंस होते हैं कि आप क्या करने आ रहे हो यूके में, वो सारी आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रिपेयर करके देती है। एक डॉक्यूमेंट होता है कैश, वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ इशू करके देगी, जिसको आपको अपने वीज़ा सबमिशन के टाइम पे अपने होम ऑफिस की फाइल में डालना है, और मतलब वो एक मेजर पार्ट है आपका कैश। तो कई लोगों का कैश मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे अब जैन इनटेक आ रही है, तो मेक श्योर करो कि आपके पास जितना जल्दी आपके पास कैश आ पाए उतना जल्दी हो, या अगर आपका कैश डिले हो रहा है तो आप यूनिवर्सिटी को पुश करो, क्योंकि कैश के बिना आप लोग अपना वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो, और कैश एक मेजर डॉक्यूमेंट है। क्योंकि और अगर कैश में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि कई लोगों का मैंने सुना है कि कैश में नेम गलत हो जाता है, तो वो इंस्टेंट आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। या फिर कई लोग ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में आपने कोई और कोर्स में थे और फिर आप अपना कोर्स चेंज कर रहे हो, तो अगर आपको कोर्स चेंज करना है तो भी आपको एक नया कैश के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप पुराने कोर्स पे, और अगर उन लोगों ने रेफ चेक कर लिया तो वो आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा और वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो कैश एक मेजर डॉक्यूमेंट है, और कैश मतलब कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसा होती हैं कि आपको कैश इंटरव्यू होता है कि अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो तो ही आपको कैश देंगे, या फिर कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी दे देती हैं। तो वो डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी, आप अपने कैश मतलब आप अपनी यूनिवर्सिटी को बोलो कि मेरे को जितना जल्दी हो सके कैश मिले आपको।
क्योंकि कैश से ही एक तरह का काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है। अगर आपका एक्सेप्टेंस ऑफर एक अलग चीज़ है और कैश अलग है, तो कैश मेजर डॉक्यूमेंट है। एक्सेप्टेंस ऑफर आप सिर्फ एजुकेशन लोन वगैरह लेने तक काम आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है और अगर होम ऑफिस की बात करूँ तो उनके लिए ऑफर लेटर कुछ नहीं है, उनके लिए सिर्फ कैश है। तो कैश एक मेजर डॉक्यूमेंट है जो आपको देखना है कि कहाँ से अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है और जल्दी अरेंज करना है, ताकि आपका वीज़ा टाइमली अप्लाई हो पाए और टाइमली आपका वीज़ा आ पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है IHS होता है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, जो कि आपको पे करना पड़ता है एज एन इमिग्रेंट अगर आप उस कंट्री में जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ सारी फैसिलिटीज़, अगर आप बीमार हो रहे हो या आपके साथ कुछ दिक्कत हो रही है तो वो सब फ्री में ट्रीट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर आइज़ और डेंटल की। अगर आपके आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है और अगर आपके डेंटल मतलब कोई इशू आ रहा है, आपको फिलिंग वगैरह करानी है, तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। और उसके अलावा अगर आपका कुछ भी हो रहा है तो वो IHS कवर करता है और उसकी फ़ी शायद होती है 470, मैंने जो पे करी थी। तो अगर आप 1 साल तक के कोर्स के लिए आ रहे हो तो वो 470 फ़ी पे करनी पड़ती है, मतलब 85,000 रुपये। और अगर उसके बाद अगर जैसे कि मैं आपका 2 साल का कोर्स है तो आपको 470 और फिर 235 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे मतलब पर ईयर। तो जैसे फर्स्ट ईयर के 470 हो गए, फिर नेक्स्ट ईयर 235, नेक्स्ट ईयर 235, तो ऐसे ऐसे आपको करना पड़ता है पूरे जितने भी आपका टर्म है। जैसे कि कई लोगों का प्लेसमेंट ईयर होता है, या फिर अगर आप जब आपको PSW मिलेगा तो भी आपको दोबारा ये IHS पे करना पड़ेगा अपना, और अपना वीज़ा दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टूडेंट से Tier 4 से Tier 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन Tier 2 होता नहीं है, PSW का अपनी ही वीज़ा कैटेगरी होती है। तो ये आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट या मतलब जो आपका इंश्योरेंस है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको इंश्योरेंस कराना ही कराना पड़ता है, इसके बिना आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इंश्योरेंस की अभी कन्फर्मेशन स्लिप आएगी ईमेल से, और आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। तो जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होगे तो आपको वो रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा अपने वीज़ा एप्लीकेशन में। और जो इसके अलावा आपको चाहिए वो है IHS के बाद आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट चाहिए। मेडिकल डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है, आपका सिर्फ TB टेस्ट होगा। उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक ऊपर डाल दूंगा, अगर मतलब आई बटन में ऊपर आ भी रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको मेडिकल देखना है, तो जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैंने इंडिया में अपना मेडिकल करवाया था, तो अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो आप वो भी देख सकते हो। लेकिन बस TB टेस्ट होता है, और वो आप ऐसा नहीं है कि कहीं से भी करवा सकते हो, वो UK के कुछ सर्टिफाइड क्लिनिक्स ही हैं जहाँ से आप TB टेस्ट करवा सकते हो। आप अपनी लोकेशन में मतलब UK की वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ से आप जाके देख सकते हो कि मैं कहाँ से UK के लिए मेडिकल टेस्ट करवा सकता हूँ। ऑल दो उसमें सिर्फ TB टेस्ट होता है, और जैसे UK कनाडा वगैरह की तरह पूरा आपका फुल हेल्थ बॉडी चेकअप नहीं होता है, सिर्फ TB होता है। इसके अलावा एक और जो आपका मेजर डॉक्यूमेंट है वो आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, कि आप अपने फाइनेंसिस कैसे शो कर रहे हो। आपको 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने पड़ते हैं, और आपकी 1 साल की फ़ीस आपको दिखानी पड़ती है जब भी आप आ रहे हो, या आप कैसे भी दिखा सकते हो। आप अपने स्पॉन्सरशिप से दिखा सकते हो, आप एजुकेशन से दिखा सकते हो, एजुकेशन लोन से दिखा सकते हो, आप अपनी सेल्फ फंडिंग दिखा सकते हो, या आप अपने किसी रिलेटिव वगैरह के बैंक अकाउंट से दिखा सकते हो। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप सेल्फ फंडिंग और एजुकेशन लोन साथ साथ भी दिखा सकते हो, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो, या अगर आप बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हो, या आप FDs में पैसे दिखा रहे हो, तो UK वीज़ा के लिए आपको मिनिमम ऑफ 28 डेज़ होनी चाहिए आपके। अगर मतलब सपोज़ आप 1 जनवरी को वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको 28 जनवरी तक आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, और उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर सपोज़ आपकी 15 लाख फ़ीस है और 12-13 लाख रुपए आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं, तो 28 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए 1 जनवरी से 28 जनवरी तक, और फिर आप 29 या 30 को आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो ये मतलब वीज़ा रिक्वायरमेंट है कि आप इतने दिन तक तो आपके अकाउंट में पैसे होने ही चाहिए। तो जब आप ऐसे अपना डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो, अब वो जो 28 लाख हैं उसमें से आप 15 लाख का लोन ले सकते हो, एजुकेशन लोन, या फिर आपके पूरे सेल्फ फंडेड हो सकते हैं, या आपके किसी रिलेटिव के हो सकते हैं। लेकिन फिर अगर आप किसी रिलेटिव, या अगर आप जैसे UK में ऐसा होता है कि आपके नाम पे ही होने चाहिए वो पैसे। जैसे कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहा हूँ तो वो 28 लाख या 30 लाख जितने भी पैसे हैं वो मेरे अकाउंट में होने चाहिए। अगर वो किसी और के अकाउंट में है तो फिर वहाँ से मेरे को उनका एक एग्रीमेंट लेना पड़ेगा कि वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहे हैं मेरे को कि भाई ये पैसे ये यूज़ कर सकता है बंदा, फिर वो चाहे आपका रिलेटिव है, चाहे आपके घर वाले हैं, चाहे कोई भी है। लेकिन अगर आप मतलब बेटर है कि आप अपने अकाउंट में रखो। और बहुत सारे जैसे मैंने अंडरग्रेड वाले बच्चे हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, तो आप क्योंकि बैंक आपको ना विदाउट पैन कार्ड आपको इतने पैसे रखने नहीं देगा या FD खुलवाने नहीं देगा। तो आप मेक श्योर करना कि आप टाइमली पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर रहे हो।
इसके अलावा और भी कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका CV हो गया, आपका SOP हो गया। ऑल्दो ये कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है वीज़ा की कि आपको वीज़ा अप्लाई करते हुए ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर आपको आपकी फ़ाइल वीक लग रही है या आपको लग रहा है कि मैं कोई डिफरेंट स्ट्रीम का कोर्सेज अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप अपना SOP या अपना CV डाल सकते हो, ताकि आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो पाए, आपकी फ़ाइल थोड़ी सी जस्टिफाई कर पाए। तो ये आप एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर मतलब सेंड आउट कर सकते हो या अपने एडिशनल अपलोड कर सकते हो वीज़ा फाइल करते हुए। और अगर मैं वीज़ा फाइलिंग की बात करूँ तो सिर्फ आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको अपना पासपोर्ट चाहिए और आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और फिर एक पासपोर्ट के मतलब जब भी आप government.uk की साइट है उस पर आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको वो लिंक देखना है और उस पर सिर्फ आपको वीज़ा फॉर्म फिल आउट करना है। वीज़ा फॉर्म कुछ नहीं है, बस उसमें वीज़ा फॉर्म फिल करके आप अपने IHS वगैरह की डिटेल्स डालते हो, आप एक अपॉइंटमेंट बुक करते हो। जैसे इंडिया में अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो VFS होता है एक, और VFS एक मतलब VFS काइंड ऑफ एक मिडलमैन है स्टूडेंट्स के और UK एम्बेसी के बीच में। तो जैसे जैसे हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो हमारी एप्लीकेशन UK वीज़ा को फॉरवर्ड करता है और फिर वो रिज़ल्ट हमको भेजते हैं। तो हमें मतलब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है जब हम वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम VFS के थ्रू अप्लाई करते हैं। और अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक वगैरह होते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके जाने होते हैं वो भी वीज़ा ऑफिसर को मतलब हम VFS ऑफिस जारी करते हैं। तो जैसे दिल्ली में नेहरू प्लेस में है और एक दो जगह और है, शायद CP के पास है, तो मैं CP के पास वाले में गया था। तो वहाँ पे आपको मतलब आप कोई भी अपना अपॉइंटमेंट अपने आसपास देख सकते हो, जैसे चंडीगढ़ में भी है और गुड़गांव में नहीं है, लेकिन आप मतलब देख सकते हो, आपके मिल जाएंगे वहाँ पे आपको, जहाँ जहाँ आप जिस भी एरिया सेलेक्ट कर रहे हो, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और यही सारे मेजर डॉक्यूमेंट हैं। और आपका पासपोर्ट मतलब पासपोर्ट तो मेन है, पासपोर्ट आपको चाहिए क्योंकि हर जगह आपको आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए अपना पासपोर्ट नंबर ही डालना पड़ेगा, आपको वैसे एंट्री नहीं मिलेगी। या आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब पासपोर्ट का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है, पासपोर्ट ऐसा नहीं है कि आप आधार नंबर डाल के आप पासपोर्ट की जगह यूज़ कर रहे हो। तो आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट हर एक चीज़ में पासपोर्ट चाहिए होगी। और बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और डॉक्यूमेंट्स आप जब ये वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं या जब आपको स्कैन करके जाना होता है VFS ऑफिस, तो आप ओरिजिनल भी लेके जा सकते हो। आपको सिर्फ मेक श्योर ये करना है कि आपके पास सारी चीज़ें A4 डॉक्यूमेंट्स में हो और कुछ भी नहीं है, बाकी सब आपका हो जाएगा। आप फोटोकॉपी लेके जा रहे हो या आप वो लेके जा रहे हो, उनको कुछ नहीं करना है ना, उनको कोई आपका बैच रखना है। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि वो एक सेट बना लेते हैं कि हर एक चीज़ की दो फोटोकॉपी निकाल के रख ली और वो रख दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। तो ऑल्दो आपके पास भी स्कैनिंग का ऑप्शन होता है, लेकिन सब जगह पे एडवाइजेबल यही होता है कि आप उन्हीं को दे दो और वही स्कैन कर दे, ताकि कल को कोई ब्लेम आ रहा है या कल को आपका कोई गलत डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया है तो वो चीज़ें रेक्टिफाई हो पाए उन्हीं के एंड पे, हमारे ऊपर बात ना है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने उन्हीं से स्कैन करवाओ, बस मेक श्योर करना है कि सारे A4 डॉक्यूमेंट्स हों। तो गाइज़ ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं इनकी नंबर वाइज बैजिंग भी कर दूंगा ताकि अगर किसी और को वो चाहिए, और मैं सारे डिस्क्रिप्शन में सारे डॉक्यूमेंट्स भी दोबारा डाल दूंगा कि अगर किसी को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ने हो और पूरी वीडियो ना देखनी हो तो वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि जनवरी इनटेक आ रही है तो यही टाइम है सब लोगों का वीज़ा अप्लाई करने का। और मतलब बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ भी आ रही थी कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मतलब पता है मुझे कि जब ये वाली स्टेज आती है तो सब लोग हैक्टिक हो जाते हैं और सब लोगों का ऐसा हो जाता है कि मतलब टेंशन में आ जाते हैं कि यार वीज़ा कैसे होएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इतना कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आराम से हो जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक जो लोग भी जनवरी इनटेक के लिए टारगेट कर रहे हैं या फ्यूचर में अगले सितंबर इनटेक के लिए जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक। लव फ्रॉम लंडन, बॉय फ्रॉम इंडिया। बाय बाय।